हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज मैं कुछ छोटे छोटे फाइनेंशियल अवेयरनेस के पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपसे एमसीक्यू के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम वो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसके थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल सर्च करके, जहां आपको मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं आरआरबी जीबीओ स्केल 2 स्केल 3 के कोर्स में इनरोल करने के लिए, तो आप knowledges.in पर जाकर इनरोल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं मोबाइल से इनरोल करना, तो knowledges पर जाकर के knowledges के ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स में इनरोल कर लीजिए और कुछ फ्री वीडियोस का लाभ उठा लीजिए। एक बात और बता दूं आपको, आरआरबी जीबीओ 21 नाम का हमारा ग्रुप है जिसमें लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और अपनी कोई क्वेरी हो तो आप वहां पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट आता है फ्लेक्सी लोन पर। फ्लेक्सी लोन ने पार्टनर किया है किस कंपनी के साथ? 300 करोड़ लोन्स के डिसबर्समेंट के लिए, जो कि वो एमएसएमईज को देंगे। ठीक है। Now the question is, Flexi loan partners with a company through which they can distribute 300 crore rupees to MSMEs. It is a kind of loan. Now, देखिए, IL&FS ऑप्शंस हैं आपके, मुथूट फाइनेंस, विवृति कैपिटल, कार्ड एवेन्यू। आई होप अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। इसका सही जवाब है विवृति कैपिटल। ओके, चलिए इसके थोड़े एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। ओके, आप देख रहे हैं इसका सही आंसर है विवृति कैपिटल। चलिए नाउ नेक्स्ट पेज देखिए। फिनटेक स्टार्टअप जो फ्लेक्सी लोन है, ये एक फिनटेक स्टार्टअप है। इसने विवृति कैपिटल के साथ टाई अप किया और 300 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा टाई अप करके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। ठीक है। नाउ ये जो लोन डिसबर्समेंट होगा ये 24 to 48 आवर्स में हो जाएगा। कहने का मतलब जब आप अप्लाई करेंगे, उसके अप्लाई करने के बाद 24 to 48 आवर्स लगेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपको। ठीक है। कोई इसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगी। नो, विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। नाउ एक चीज और बता दूं, विवृति कैपिटल जो है वो को लेंडिंग प्लेटफॉर्म है क्रेड एवेन्यू का। ठीक है। आई होप आप क्रेड एवेन्यू से परिचित होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच एसबीआई to charge after fourth withdrawal of cash through ATM branch channel to BSBDA holder? BSBDA holder मतलब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर। एसबीआई ने चार्ज लाया है। एसबीआई कहती है कि जो भी BSBDA अकाउंट होल्डर है उससे अब हम चार्ज करेंगे जब उनका फोर्थ विड्रॉल हो जाएगा, या तो एटीएम से या ब्रांच से। यानी कि एटीएम और ब्रांच मिला करके अगर उनके फोर्थ विड्रॉल्स हो जाते हैं, तब उसके बाद एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा चार्ज करने का। तो वो चार्ज कितना है? तो देखिए ऑप्शंस हैं हमारे। ₹5 GST, ₹10 GST, ₹15 प्लस GST, ₹20 प्लस GST। नाउ द आंसर इज ₹15 प्लस GST। ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा। सिर्फ ये एक छोटी सी बात, या कहें कि एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, इससे 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन और बनेंगे। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो इसकी ला दूंगा जहां पर आपको मैं डिटेल समझाऊंगा। चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही रहने देते हैं, आगे चलते हैं। नाउ हियर द आंसर इज क्लियर। देखिए, एमपीसी मेंबर रविंद्र ढोलकिया के हिसाब से, या उनकी टीम की जो आरबीआई इकोनॉमिक्स की जो टीम है उनके हिसाब से, जो इंडिया का थ्रेशोल्ड इन्फ्लेशन है या थ्रेशोल्ड इन्फ्लेशन लेवल है वो कितना परसेंट है? ठीक है ना, वो कितना परसेंट है? ठीक है। 5% है, वो 6% है, 7% है या 8% है? दीज आर द ऑप्शंस। अगर आप वीडियो जाहिर सी बात है रिकॉर्डेड सेशन है हमारा, आप इसको पॉज करके सोचिए, देन फिर रिप्लाई कीजिए और फिर वीडियो प्ले कीजिए।
अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है, आप इस तरह से फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि सर MCQs के थ्रू आप मुझे फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड कीजिए, तो हम फिर आगे फर्दर जो वीडियोज़ हैं वो MCQs के थ्रू आपको फर्दर वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ज़रूर बताइएगा वीडियोज़ के बारे में कैसा लग रहा है आपको इस टाइप का वीडियो, अगर आपको MCQs चाहिए तो। चलिए, नाउ द आंसर इज 6%। ओके, इंडिया का जो थ्रेशहोल्ड इन्फ्लेशन है वो 6% है। नाउ अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है भाई। देखिए हुआ क्या, 2016 में RBI ने MPC हेडेड, मतलब MPC कमेटी बनाई, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई, जिसको हेड करने वाले थे RBI गवर्नर। ठीक है, फिर 6 मेंबर MPC कमेटी बनी। अब देखिए यहाँ आपका एक क्वेश्चन और बनता है, ये स्टैटिक पोर्शन हो सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो कितने मेंबर की होती है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल गया, 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो ये जो 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, ये अक्टूबर 2016 में कहती है कि जो इन्फ्लेशन होगा, जो हमारा एनुअल इन्फ्लेशन होगा वो 4% का होगा। कब तक? मार्च 31 2021 2021 तक जो हमारा एनुअल इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए वो 4% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज़ और बोली, 4% हमारा होना चाहिए, लेकिन थ्रेशहोल्ड हमारा 6% होना चाहिए, और जो मेरा मिनिमम होना चाहिए, यानी कि जो टॉलरेंस होनी चाहिए वो 2% होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा इन्फ्लेशन होना चाहिए, मतलब 2% से नीचे कतई नहीं गिरना चाहिए और 6% से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एनी हाउ अगर मेरा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा जाए तो 6% जाए, और अगर मतलब 6% पहुंच गया है तो ये चिंता की बात है, आप समझ लीजिए ये हमारा थ्रेशहोल्ड है, इन्फ्लेशन का थ्रेशहोल्ड है। इसके बारे में यहाँ ये चीज़ बोली गई। नाउ द लास्ट वन इज, जो हमारा थ्रेशहोल्ड होता है, जो इन्फ्लेशन का थ्रेशहोल्ड होता है, वो डिपेंड किस पे करता है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, ये डीप साइड क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं ये स्केल 3 के लिए आई थिंक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन थ्रेशहोल्ड है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो रेशियो पे डिपेंड करता है, किसके? फिजिकल डेफिसिट टू GDP और करंट अकाउंट डेफिसिट टू GDP। ठीक है, इन दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है। फिजिकल डेफिसिट टू GDP एंड करंट अकाउंट डेफिसिट टू GDP इज इक्वल टू इन्फ्लेशन थ्रेशहोल्ड। आई होप आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए, यानी कि MCQs के थ्रू आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने गाइडलाइन इशू की। ठीक है, आपने ये बहुत न्यूज़ सुनी होगी। ठीक है, RBI ने गाइडलाइन इशू की है अमलगमेशन के लिए, किसके? कोऑपरेटिव बैंक के और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के। अभी प्रवंजर सर भी इसको डिस्कस किए हैं कुछ पहले वीडियोस में। तो नाउ द क्वेश्चन इज, इसके ऑप्शंस हैं, मतलब ये किस एक्ट के थ्रू ये जो अमलगमेशन है वो हो रहा है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक का और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो अमलगमेशन है वो किस एक्ट के थ्रू हो रहा है। नाउ RBI एक्ट 1935 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन है BRA एक्ट 2020 यानी कि 2020। नाउ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और कंपनीज एक्ट 1956। नाउ द राइट आंसर इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत ये कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को मर्ज किया जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसकी थोड़ी डिटेल समझ लेते हैं। ये इसकी डिटेल है, आप देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को मर्ज किया जाना है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के थ्रू। ठीक है, अप्रैल 1 2020 के इफेक्ट से ये चीज़ होगी। ठीक है, इसमें कोई बहुत डिटेल था नहीं बताने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बैंक गवर्नर कॉल्ड क्रिप्टो करेंसीज डेंजरस। क्रिप्टो करेंसीज आजकल बहुत चर्चा में है। ठीक है ना, तो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में एक दो क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली आ सकता है, तो इसलिए क्रिप्टो करेंसीज में अगर आपको थोड़ा भी अगर वो फाइनेंशियल वे से जुड़ने की कोशिश करें तो आपको ज़रूर जानना चाहिए। नाउ दैट्स व्हाई दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नाउ किस बैंक के गवर्नर ने बोला है कि क्रिप्टो करेंसीज
डेंजरस हैं। देखिए नॉर्मल वर्ड नहीं है ये, नॉर्मल टर्म नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत डेंजरस है, नहीं, उन्होंने कहा है क्रिप्टो करेंसीज इज इक्वल टू डेंजरस। ठीक है, उन्होंने कॉइन मतलब एक टर्म कॉइन किया है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, डेंजरस। तो ये किसने किया है? नाउ बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने, या बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने, या स्विस नेशनल बैंक के गवर्नर ने, या बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर ने? द आंसर इज बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने ये चीज बोली है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो डेंजरस है। ओके, नाउ इसका अगला सवाल बनता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर कौन है तब? नाउ आगे देखते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर कौन है तब। बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर है एंड्रयू बेली। ठीक है, एंड्रयू बेले जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है। हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसीज को डेंजरस बोला है, तो बताइए कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर का क्या नाम है। अब अगर जिसने इस न्यूज़ को नहीं सुना है वो कहेगा लो भाई बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर पूछ रहा है, हमारे वहाँ का नहीं पूछ रहा, कहाँ से क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं, जो करंट है उनके स्टैटिक पोर्शन को पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जो स्टैटिक पोर्शंस हैं उनसे अगर करंट जुड़ा है तो करंट वाले पार्ट को पूछ लिया जाता है। तो इस वे से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एफडीआई जो है वो जंप किया है, कितना परसेंट जंप किया है तब जाकर के यूएसडी 59.64 बिलियन डॉलर हो चुका है 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में, एज पर गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से। तो एफडीआई जंप किया है 19%। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां मैंने ये इसीलिए मेंशन किया है अमाउंट। देखिए एफडीआई, अभी आप जब डिटेल समझेंगे तो एफडीआई इसका दो पार्ट में आपको समझाएगा। यहाँ मैंने आंसर इसीलिए जल्दी जल्दी बता दिया है ताकि आपको ये पार्ट थोड़ा डिटेल में समझा सकूं। पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री ग्रू 19%, 59.64 बिलियन डॉलर ड्यूरिंग 2021। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किस पर है? मेजर्स टेकन बाय पॉलिसी रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनको मिलाकर के जो बना उसमें 19% ग्रो किया है। ठीक है, बात को गौर से समझिएगा और सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, एफडीआई इंक्लूडिंग इक्विटी, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड कैपिटल। नाउ वो एफडीआई यानी कि टोटल एफडीआई की अगर हम बात करें जिसमें इक्विटी इंक्लूड किया जाएगा, री इन्वेस्टेड अर्निंग इंक्लूड किया जाएगा, मतलब जो अर्निंग हुई उसको हमने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, ये इंक्लूड किया जाएगा, और जो कैपिटल है उसको इंक्लूड किया जाएगा, तो ये 10% हो जाता है। अभी हमने देखा था इससे पहले 19% था, वो क्या था? उसमें पॉलिसी रिफॉर्म, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, जिसमें वो टोटल एफडीआई नहीं था। ठीक है, टोटल एफडीआई क्या हो जाएगा जब उसमें हम इंक्लूड करेंगे इक्विटी, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स और कैपिटल। ठीक है, तब अगर हम ये इंक्लूड कर देंगे या टोटल एफडीआई अगर आ गया तो हम क्या कहेंगे कि 10% बढ़ा है। ठीक है, जो अभी तक का हाईएस्ट एवर है। ठीक है, और वो हो जाएगा आपका 81.72 बिलियन डॉलर ड्यूरिंग 2021 फाइनेंशियल ईयर। नाउ अब आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी, क्वेश्चंस दो तरह से पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, अगर आपसे टोटल एफडीआई पूछता है जिसमें आपकी इक्विटी तो इंक्लूडिंग इक्विटी हो, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स हो और कैपिटल हो, तब आपका आंसर 10% होगा। यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन आपको दोनों दिए जाएंगे, 10 भी दिया जाएगा, 19 भी दिया जाएगा। अब ये आपको डिसाइड करना है। आप अगर डिटेल में इन डेप्थ दोनों का डिफरेंस समझ के आपने पढ़ा है, ठीक है, बहुत लोग सिर्फ MCQs सॉल्व कर लेते हैं और उसे रट लेते हैं। तो अगर आप MCQs रट के पढ़े हैं तो जाहिर सी बात आप 19 मार्क आएंगे। लेकिन अगर आपने डिटेल पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, कौन से एफडीआई के बारे में, टोटल एफडीआई के बारे में पूछ रहा है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एफडीआई के बारे में पूछ रहा है। तो इस तरह से आप सही आंसर लगाएंगे। नाउ एक लास्ट पॉइंट देखिए, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है कि जो टोटल एफडीआई होता है वो इक्विटी इनफ्लो, री इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स और दूसरे कैपिटल्स, इनको मिलाकर के टोटल एफडीआई बनता है। ठीक है, तो वो जो ग्रो किया है वो 10% ग्रो किया है। ठीक है, ये हो सकता है आपसे
बहुत कम चांस है, लेकिन हो सकता है आपसे ये डॉलर में भी बिलियन डॉलर में भी पूछ लें, ठीक है ना। इसलिए इन फिगर्स को भी आपको याद रखना होगा। नाउ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको MCQ के तरीके से फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आपको MCQs पर मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियोस जैसा कि टॉपिक वाइज मैं बनाता आ रहा हूँ, अगर आपको वैसी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा हमें, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देता रहूँ। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।